हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल का लास्ट लेक्चर है। थ्योरी हम पढ़ चुके हैं और एक्सरसाइज हमारी बाकी है। सो आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, और अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो हम लोग कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो चलिए आप देखिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही हम लोग कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। तो इनका सबका मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। आइए एक एक करके सबका मास कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बोला 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। क्या बोला है? 0.5 मोल्स ऑफ N2 गैस। तो आपको नाइट्रोजन गैस दी गई है और बोला है इसका मास कैलकुलेट करिए। तो नंबर ऑफ मोल से मास का डायरेक्ट फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास अपॉन, अब मॉलिक्यूल है, ये क्या है? N2 एक मॉलिक्यूल है, तो नीचे क्या आएगा? मॉलिक्यूलर वेट आएगा। कितने मोल्स दिए गए हैं? 0.5। तो नंबर ऑफ मोल की जगह पुट कर दो, मास कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हो जाएगा टोटल मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट N2 का कितना होगा? कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 इंटू 2 तो आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। तो आइए फटाफट पुट कर देते हैं 28। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा टोटल मास इज इक्वल टू 28 इंटू 0.5 यानी कि 14 ग्राम। क्या आ जाएगा? 14 ग्राम आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 ग्राम। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन जल्दी से समझिए, पढ़िए जल्दी से। क्या बोला है? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स दिया गया है। क्या बोला गया है? 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, और हमको क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, 0, अब पिछली बार N2 था, अब की बार N है। 0.5 मोल्स ऑफ N नाइट्रोजन एटम्स। तो क्यों एटम्स बोला? क्योंकि N2 एक मॉलिक्यूल है, तो उसके हम मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। अगर N है तो N एक एटम होता है ऑब्वियसली, तो एटम्स के बारे में बोलेंगे। तो 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम लिए गए, बोला इनका वजन कितना होगा? तो फिर से वही वेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर, अब एटम है तो यहां पर क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमको फिर से 0.5 दिया गया है, टोटल वेट कैलकुलेट करना है। अब यहां पर एटॉमिक वेट की जगह कितना आएगा? बस यही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। नाइट्रोजन गैस थी तो N2 था, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला तो 28 आया। अब यहां सिर्फ नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है एटॉमिक वेट। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा? 14 लिखा जाएगा। ठीक है, तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? 14 इंटू 0.5 यानी कि 7 ग्राम। कितना आ जाएगा? 7 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्या है? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर हमने 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स लिए, और इसका हमसे क्या पूछा है? मास पूछा है। तो अब देखिए, हमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम दिया गया है और मास पूछा गया है। तो आपको पता है हमारा, अगर नंबर ऑफ एटम से मास पूछ लिया जाए या मास से नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया जाए, तो हम क्या करते हैं? हम
मोल का यूज करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम से मास या मास से नंबर ऑफ एटम का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम पहले नंबर ऑफ एटम से मोल्स निकालेंगे, फिर मोल से फिर क्या कन्वर्ट कर देंगे, उसको मास में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो पहले इससे निकलेगा मोल्स और फिर मोल से निकलेगा क्या, मास। तो चलिए निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, अब नंबर ऑफ एटम्स दिया है तो वेट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होगा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स भी हम क्यों लिखे, एटम लिखा हुआ ना तो हम क्या लिखेंगे, एटम्स लिख लेते हैं सीधे सीधे। मॉलिक्यूल्स होते तो मॉलिक्यूल्स लिख देते। डिवाइड बाई, अब एटम्स हैं तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। अब एटॉमिक वेट का, सॉरी ये तो नंबर वाला ना, तो यहां पे हम किससे डिवाइड करेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम कितने दिए, इतने एटम हैं 3.011 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 से 10 की पावर 23 निपट गया। 3.011 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, तो यानी कि आ गया 0.1/2 डिवाइड कर देंगे 0.5 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.5 मोल्स आ गया। अब मोल से हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। मोल से हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो अब मास वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल वेट या मास डिवाइड बाई, अब एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। नाइट्रोजन क्या है, एटम है तो एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 होता है। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.5, 14 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा टोटल मास। और 14 इंटू 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स आपने लिए हैं। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम में 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन के एटम्स प्रेजेंट होंगे। आई होप मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। अब इस बार ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिए गए। अब N2 है तो मॉलिक्यूल होगा, फॉर्मूला है। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। और इसका क्या निकालना है हमको, मास निकालना है। क्या निकालना है, मास निकालना है। तो फिर से वही नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास का डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, हम पहले जाएंगे मोल में और मोल से जाएंगे मास में। तो फिर से वही पहले मोल निकालिए, तो पहले मोल निकालेंगे और फिर मोल से किस में चले जाएंगे, मास में चले जाएंगे। मास दिया होता तो वहां से मोल निकालते, फिर नंबर में चले जाते, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल और पहले इनका फॉर्मूला लगा दो तो मोल्स निकल आएंगे। तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट MWT, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह तो मोल्स ही रहेगा क्योंकि ये कैलकुलेट करना है। और टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना दिया है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ओह सॉरी मॉलिक्यूल नंबर है ना, तो इसे यहाँ पे 6.022 से डिवाइड करेंगे। मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब कितना लिया गया है, 1 मोल लिया गया है। कितना लिया गया है, 1 मोल नाइट्रोजन गैस ली गई है। और 1 मोल नाइट्रोजन गैस के लिए तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है किसी भी चीज का 1 मोल हो तो उसका वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ N2 गैस का वेट कितना हो जाएगा, N2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए तो हो जाएगा 14 इंटू 2 यानी 28
ग्राम, कितना 28 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस ली गई है। आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन क्या है, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। अब देखिए 46 ग्राम ऑफ Na एटम्स दिए गए, और क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स। बोला ना उन्होंने, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल लिखा मतलब वो अपने आप को श्योर करते हैं कि भाई कि कभी मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल्स निकाले जाएंगे, एटम होगा तो एटम्स निकाले जाएंगे, इसलिए पार्टिकल लिख देते। तो अपने हिसाब से समझ लीजिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल निकालिए और एटम है तो एटम्स निकालिए। ठीक है, तो अब बोला गया 46 ग्राम सोडियम एटम लिए गए, तो बताओ कितने पार्टिकल्स होंगे उसमें सोडियम के, यानी कि सोडियम के कितने एटम्स होंगे। तो मास दिया है और नंबर ऑफ एटम पूछा। आप समझिएगा, देखिए हमको दिया क्या है, मास दिया है, टोटल मास, और पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम। मोल तो पूछा नहीं है, तो अगर मोल निकालना है या मोल से किसी को निकालना है नंबर ऑफ एटम, तो डायरेक्टली निकल आते हैं, या मास ऑफ एटम। लेकिन नंबर ऑफ एटम से मास निकालना हो टोटल, या टोटल मास से नंबर ऑफ एटम निकालना हो, तो हमें कहां जाना पड़ता है, मोल के घर में जाना पड़ता है। तो पहले मोल के घर पे जाओ, तो भैया ये मास, टोटल मास दिया है, यहां से मोल कैलकुलेट करेंगे, और जब मोल कैलकुलेट हो जाएगा तो मोल से हम नंबर ऑफ सोडियम एटम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए भाई नंबर ऑफ मोल्स और मास वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूल है कि एटम है, सोडियम क्या है, एटम है, तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। तो एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमको दिया क्या है, टोटल मास दिया है, तो पुट कर दो जहां भी जो कुछ दिया है, तो मोल्स निकल आएंगे। टोटल मास कितना है, 46। सोडियम का एटॉमिक मास सबको याद होता है 23, नहीं याद तो बेटा याद करो, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। तो 23 2 जा 46, तो कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। ठीक है, लेकिन हमको मोल नहीं पूछा, उनने बोला कि कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं। तो मोल से कितने एटम हैं, तो उसके लिए भी फॉर्मूला होता है दूसरा वाला, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। बस 2 फॉर्मूले हैं, इनको रट लो, बाकी कुछ नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में, बिल्कुल 2 कौड़ी की चीज है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, तो 6.022 इंटू 10 की पावर 20 का 3। ठीक है, जो दिया है सब्स्टिट्यूटो, क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, पुटो, तो पुट कर दो भैया, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, यस टोटल नंबर ऑफ एटम, अब यहाँ सोडियम है तो सोडियम एटम्स बोल देंगे, डिवाइड बाई हो जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहां से अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डेफिनेटली, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम्स विल बी 2 इंटू 6.022 करेंगे तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12.044 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम एटम्स आ जाएगा। तो यानी कि अगर आप 46 ग्राम सोडियम लेते हैं तो उसके अंदर सोडियम के 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए, अब बोला गया है कि भाई लोगों ने 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स लिए, क्या लिए, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, और बोला है क्या बताना है, नंबर ऑफ पार्टिकल। और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्सीजन गैस है O2, O2 क्या एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन में नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। यानी कि अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस ले ली, कोरोना वायरस चल ही रहा है, ऑक्सीजन की सबको जरूरत है, सख्त जरूरत है ना। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर आप खरीद के लाए बाजार से, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आप खरीद के लाए, तो भैया फिर से वही बात, आपको दिया है मास यानी वेट, वजन जो भी बोल सकते हैं आप,
वहां से आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें कैसे जाएंगे, मोल से होते हुए जाएंगे। तो फिर से वही 8 ग्राम ऑक्सीजन में मोल निकाल लो, और जब मोल निकाला है तो मोल से मॉलिक्यूल में चले जाओ। तो अब मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ पाओ तो समझो, वरना कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दो और क्या बताएं, है ना। खैर डिसलाइक मत करना। तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे हमें मोल कैलकुलेट करना है। तो कभी भी वेट दिया हो, मोल निकालना, तो क्या करते हैं, एटम है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो। तो इसमें मोल्स कितने हो जाएंगे, 8 अपॉन इसका, अब ऑक्सीजन गैस है तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा 16 दूनी 32, ठीक है। तो 32 हो गया, डिवाइड कर दो, 1/4 मोल आ गया। कितना आ गया, 1/4 मोल आ गया। अब 1/4 मोल आ गया, पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो 1/4 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या फॉर्मूला लगा सकते थे, आपका वहां से भी आ जाता। तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 1 जा 4, बचे 2, 4 5 जा 20, 0 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कौन सी गैस, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो यानी कि अगर आप 8 ग्राम ऑक्सीजन मार्केट से खरीद लाए, तो उस 8 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन यानी O2 के 1.5055 इंटू 10 की पावर 23 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और फर्दर क्वेश्चंस भी आई होप आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब लेकिन मैं इसमें जानना चाहता हूं, इसमें नहीं, चलो अगले क्वेश्चन में जानेंगे। आइए देखिए, अब मैं पहले समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, अब समझिएगा। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि आपने 100 एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 ले लिए। क्या ले लिए, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 ले लिए, ठीक। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि यानी कि H2SO4 के 100 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर आपसे कोई कहे बताओ इसमें सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल एटम होंगे ऑब्वियसली, सल्फर तो एटम है, तो कितने एटम्स ऑफ सल्फर होंगे, बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। भाई देखिए, फॉर्मूले का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, तो इतना तो आप जानते हैं, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर क्या क्या है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। अब भाई लोग बोल रहे हैं कि 100 मॉलिक्यूल है, इसके कितने हैं, 100 मॉलिक्यूल है। तो जब 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 है और हर एक H2SO4 में 1 सल्फर है, हर एक H2SO4 में कितना, 1 सल्फर है, तो 100 H2SO4 में कितने सल्फर होंगे, 100 ही तो होंगे। तो यानी कि कितने एटम्स ऑफ सल्फर हो जाएंगे इसमें, 100 एटम्स ऑफ सल्फर हो जाएंगे। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब इसी में किसी ने पूछा, ये बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, हाउ मैनी एटम्स of hydrogen will be there in 100 molecules of हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4, है ना, एक ही बात है। तो अब हाइड्रोजन एटम पूछा है, तो H2SO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। तो 100 मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, ऑब्वियस सी बात है, कितने होंगे, 200 होंगे भाई, एक में 2 तो 100 में 200। तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे इसमें, 200 एटम्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि इसी में ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी इन
100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एटम्स की हमने बात की, तो एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन है, फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में जब 4 ऑक्सीजन तो 100 मॉलिक्यूल में 400 ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो जाएंगी 4 × 100 यानी 400 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कल को अगर कभी नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए किसी भी मॉलिक्यूल का, मान लो हमें 100 लिया था, इजी लिया था, अब उसमें तो कुछ रैंडमली दे देंगे, 6.022 × 10⁻90 दे दिया, तो नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना, नंबर कुछ भी हो सकता है, कल को 3/4 बोल दें, 0.02 बोल दें, चाहे 100 बोल दें, नंबर तो नंबर ही होता है ना यार, आपको इस कॉन्सेप्ट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि किसी मॉलिक्यूल के कितने मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं किसी चीज़ के। अब जितने मॉलिक्यूल ले लिए गए तो उसके अंदर एक मॉलिक्यूल में जितने होते हैं तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मान लो कल को इसी में वाटर होता, क्या होता, H2O होता, तो H2O के मान लीजिए 100 या 50 ले लिए गए, 50 मॉलिक्यूल्स ले लिए गए, तो वाटर के 50 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, एक में 2 हैं तो 50 में 100 होंगे, तो 100 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे, और ऑक्सीजन एक ही है यानी कि 50 में 50 ही होंगे, तो 50 हो जाएंगे। और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे टोटल, तो 50 दिए हैं तो 50 होंगे। आई होप आपको मेरी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आइए करते हैं। आपको दिया गया इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट्स 12 ग्राम, तो ये दुनिया जानती है, बताने की क्या जरूरत है कि नहीं। 1 मोल कार्बन एटम का कितना वजन होगा, 1 मोल का मतलब जितना मॉलिक्यूलर वेट होता है उतने ग्राम, है ना। तो या एटम है तो एटॉमिक उतने एटॉमिक वेट के बराबर ग्राम। तो 1 मोल कार्बन का मतलब कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 भी तो होता है, तो 1 मोल कार्बन लिया, इसका मतलब कितना लिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन तो लिया, है ना। तो ये तो क्लियर बात है। तो उन्होंने पूछा, ये तो आपको बताते ना बताते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो हमको याद ही होता है पहले से। व्हाट इज द क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट होता है, व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन। बोला है कार्बन के एक एटम का मास बताइए, क्या मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो भैया देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम दिया है, 2 कॉलम का क्वेश्चन पता है, 1 से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले में, है ना। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना भाई, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें इससे मतलब है कि हमको क्या बोला है, एक कार्बन एटम बोला है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हमको दिया गया है, बोला है मास बताइए, यानी मास कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ कार्बन से, नंबर ऑफ एटम से हमको किस में जाना है, मास में जाना है। तो किसी चीज के नंबर से मास निकालना हो या मास से उसके नंबर निकालने हो, तो हम क्या करते हैं, मोल से होते हुए जाते हैं। तो पहले एक एटम में नंबर ऑफ मोल निकाल लो, और फिर नंबर ऑफ मोल से किस में चले जाओ, मास में चले जाओ, खत्म बात। ठीक है, तो एक एटम का मोल पूछा, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम बोला है, एक एटम, तो 1 हो गया, डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब हमको निकालना है मास, तो अब फिर से मास वाला फॉर्मूला लगा दो नंबर ऑफ मोल से, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाई एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। तो एटम है तो कार्बन एक एटम है तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 12 होता है। नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए 1/6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाई 12, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 12 तो टोटल मास ऑफ 1 कार्बन एटम आ जाएगा, टोटल मास ऑफ 1 कार्बन एटम विल बी 12/6.022 इंटू 10⁻23। तो 12/6.022 इंटू 10⁻23 को आप डिवाइड कर लीजिएगा कैलकुलेटर में, मैं नहीं कर रहा, अप्रोक्सीमेट 2 ही आएगा, 1.9 समथिंग आएगा, है ना।
तो 1.9 डॉट डॉट इंटू 10 की पावर ऊपर जाके माइनस का 23 हो जाएगा, तो इतने ग्राम आ जाएगा। यानी कि कार्बन का जो एटम एक एटम होता है वो 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम का होता है। समझ रहे हो ना, माइनस 23, गिनती खत्म हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो, बहुत हल्का, ठीक, क्योंकि माइक्रो से भी नीचे रहते हैं, माइक्रो 10 की पावर माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9 इस साइज, माइनस 7, माइनस 8 साइज के रहते हैं, तो वेट पर ऑब्वियसली कमी होगा। तो इस तरह से आप 1 का दे चाहे 10 का पूछे, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, इसको देखिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। अब बोला विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास ज्यादा एटम्स होंगे, 100 ग्राम सोडियम में या 100 ग्राम आयरन में। क्या बोला है इन्होंने, हमने ले लिया एक जगह 100 ग्राम सोडियम, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, दिखाओ जादू, लगाओ आग, सोडियम में आग लग जाती ना हवा में। और एक बंदे ने ले लिया 100 ग्राम आयरन, लेकिन लड़ाई ना हो जाए ना, लोहा फेंक के मार देगा तो खोपड़ी फूट जाएगी, सोडियम तो केक जैसा होता है लेकिन आग लग सकती है। खैर 100 ग्राम ऑफ आयरन, तो अब बोले 100 ग्राम सोडियम लिया और 100 ग्राम लोहा लिया, यानी आयरन लिया। आयरन आयरन लिख दिया, बेटा ग्राम लिखना है इसको, ठीक है। तो 100 ग्राम आयरन ले लिया और 100 ग्राम सोडियम ले लिया। अब बताओ कि 100 ग्राम आयरन में आयरन के एटम्स ज्यादा होंगे या 100 ग्राम सोडियम में सोडियम के एटम्स ज्यादा होंगे। तो दो कौड़ी की बात है, ठीक है। आप क्या करें, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो मास दिया तो पहले आप मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो पहले मोल निकालिए, तो मोल निकालने के लिए क्या करते हैं, एटॉमिक एटम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देते हैं सीधे सीधे। तो सोडियम का कितना होता है 23, तो ये आ जाएगा 100/23 मोल्स, और ये आ जाएगा 100 आयरन का होता है 56, तो ये आ जाएगा 56 मोल्स। अब ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग, ये आएगा 2 भी नहीं आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अब ये बताइए, इसके 1 पॉइंट कुछ मोल लिए गए, इसके 4 पॉइंट कुछ मोल लिए गए। अच्छा ये तो पता ही है कि 1 मोल कुछ भी ले लिया जाए उसके अंदर आइटम सेम होगा। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, या मॉलिक्यूल्स किसी भी चीज के हो, चाहे कुछ भी ले लो। तो इसका मतलब इसमें इसके मोल्स ज्यादा हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सोडियम एटम्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स जब 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ज्यादा ही आएगा। आपसे एग्जैक्टली तो पूछा नहीं है कितने होंगे, वरना आप निकाल भी सकते हैं। अब आप क्या करिए, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां से नंबर ऑफ एटम दोनों के निकल आएंगे, आप वहां से बता सकते हैं किसके कम किसके ज्यादा होंगे। लेकिन यहां से भी जज हो सकता है, भाई इसका 1 पॉइंट कुछ मोल लिया गया, इसका 4 पॉइंट कुछ मोल लिया गया, तो जितना मोल ज्यादा तो उतने नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या ज्यादा। तो मास से तो नहीं जज कर सकते हैं, लेकिन मोल से हम सीधे सीधे जज कर सकते हैं। तो इसके 4 मोल लिए गए, इसके 1 मोल लिया गया, तो 4 मोल में 4 इंटू 6.022 इंटू 23 पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल है यानी सिर्फ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टी, यानी कि 100 ग्राम में सोडियम के ज्यादा एटम्स होंगे, और 100 ग्राम में आयरन अगर लिया जाए तो उसमें आयरन के कम एटम्स होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, इसमें दिया गया 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन। तो ऑक्सीजन एंड बोरॉन का कोई कंपाउंड बनाया गया, ठीक है। कितना है वो, 0.24 ग्राम है। कितना है, 0.24 ग्राम है। और जब एनालिसिस की गई तो पता चला कि इसके अंदर 0.096 ग्राम बोरॉन है, 0.096 ग्राम बोरॉन है, और 0.144 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द वेट। तो अब आपको इसका परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कंपोजिशन भी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, तो परसेंटेज कंपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज कितना परसेंट है। तो ये बताइए, टोटल है 0.24, जिसमें से 0.096 ग्राम बोरॉन है और 0.144 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है। तो बोरॉन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो बोरॉन का मास 096 अपॉन टोटल जितना भी सैंपल है 0.24
0.24 इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल हटा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 24 1 जा 24 4 जा, तो 10 से 0 कैंसिल, यानी 40%। क्या आ गया 40%, यानी कि 40% क्या हो गया बोरॉन हो गया। आपको ऑक्सीजन बोला इन्होंने कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है दो ही चीजें थी, तो जब बी 40% है तो ओ कितना होगा 60% होगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इतना ऑक्सीजन है इतने कंपाउंड में, तो पूरे कंपाउंड 0.24 ग्राम का है, इतनी ऑक्सीजन है तो कितना परसेंट ऑक्सीजन हुआ, तो 0.144 है, तो 0.144 टोटल सब्सटेंस कितना है 0.24 इंटू 100, डेसिमल हटा लीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 8 1 जा 8 8 जा 8 3 जा 0 3 6 जा, और ये 10 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 10 कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। तो ऑक्सीजन हमारा कितना आ गया 60% आ गया, तो 60% ऑक्सीजन होगा और 40% बोरॉन होगा। तो कभी भी आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना हो किसी भी चीज का, तो जो भी आपको दिया गया हो, समझ रहे हो, तो सैंपल दिया है तो सैंपल से निकाल लेंगे कि इतना, हर एक एटम का वेट निकाल लीजिए, उसमें जितना सैंपल है उसके वेट से, और सैंपल मतलब मैटर के जो भी मतलब एटम है तो उसके वेट से आप टोटल वेट ऑफ सैंपल डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे, तो उसका परसेंटेज नहीं, तो नॉर्मल परसेंटेज क्वेश्चन जैसे आप 5th क्लास में किया करते थे, है ना। अगला देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोला 3 ग्राम कार्बन बर्न विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, गैस ही होगी, ठीक है, मेक्स 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बढ़िया, ठीक है। व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगर 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाया जाए तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो एक बात बताइए कि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन पूरा कंप्लीटली बर्न होके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो एक बात बताइए, अगर 3 ग्राम कार्बन रखें और ऑक्सीजन ले लें 50 ग्राम, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, तो मेरा आंसर होगा भैया 11 ग्राम ही बनेगी, उसके आगे नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई, जब 3 ग्राम कार्बन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम कार्बन में 8 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हो जाएगी, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 3 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा, इसके बाद कार्बन क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो तुम 50 ग्राम क्या तुम 10 किलो ले लो 100 किलो ले लो, फर्क थोड़ा ना पड़ता, बाकी ऑक्सीजन वहीं पे बची पड़ी रह जाएगी, तो 8 ग्राम खर्च हो जाएगी ऑक्सीजन और 11 ग्राम CO2 बन जाएगा, और बाकी जो 50 ग्राम आपने ले ली है तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगी ना, तो यानी कि 50 माइनस 8 यानी कि कितनी 42 ग्राम ऑक्सीजन बच जाएगी अनरिएक्टेड, क्योंकि जो रेशियो होता है उसी में वो कंबाइन करते हैं। तो 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए 3 ग्राम कार्बन चाहिए। अगर कुछ ज्यादा होगा उससे तो एक जो भी कम पड़ जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हमेशा पड़ा रहेगा। तो यानी कि इसमें भी 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और 42 ग्राम ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। What are the polyatomic atoms? क्वेश्चन देखिए, What are the polyatomic atoms? तो हम सभी जानते हैं ऐसे polyatomic ions, ओके, polyatomic ions, तो ऐसे आयन जिनके अंदर एक से ज्यादा आयन्स हो, एटम्स हो, जैसे कि सोडियम आयन हो गया तो ये एक मोनोएटॉमिक आयन हो गया, लेकिन हमारे पास सल्फेट आयन भी तो था, तो सल्फेट आयन के अंदर 4 एटम ऑक्सीजन का और 1 एटम सल्फर का, तो ये एक कैसा आयन हो गया, पॉलीएटॉमिक आयन हो गया। ऐसे आयन जिनके अंदर
एक से ज्यादा एटम्स हो उनको हम क्या कहते हैं, पॉली एटॉमिक आयंस कहते हैं। तो ये बात खत्म। राइट द केमिकल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग। तो भैया मैग्नीशियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो MgCl2 मैं बनवा चुका हूं एक्सरसाइज में, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करिए या नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लेक्चर 1 2 3 4 5 सीरियल में लगे हुए हैं, रिस्पेक्टिव लेक्चर में जाइए और वहां से देख कर आइए, तब एक्सरसाइज करिए। डायरेक्ट एक्सरसाइज में मजा नहीं आएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO बन जाएगा, है ना। कॉपर नाइट्रेट, तो CuNO3 बन जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, क्रिस क्रॉस मेथड से बनेगा, लेक्चर में देखिए जाके। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग, तो क्विक लाइन, तो क्विक लाइन, ठीक है। क्विक लाइन बेटा इसको हम लोग देसी लैंग्वेज में कली चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली चूना भी बोलते हैं, यानी कि पानी डालने के पहले का जो चूना होता है, जो ड्राई चूना होता है, उसको हम लोग क्विक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन बोलते हैं। और इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO। अब आ गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है वो HBr होता है। हाइड्रोजन और ब्रोमीन, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड तो HCl, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो HBr। कल को हाइड्रोजन आयोडाइड तो HI हो जाता, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड तो HF हो जाता, ठीक है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर जो होता है, यानी हम लोग के घर में जो मम्मी जिससे फ्लफी फ्लफी केक बनाती हैं या पकौड़ियों में डाल देती हैं ताकि पकौड़ियां फूल जाएं, वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगला आता है पोटेशियम सल्फेट। क्या आता है, तो इसके अंदर क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, इसमें क्या है हाइड्रोजन ब्रोमीन, इसमें क्या है कैल्शियम ऑक्सीजन। पोटेशियम सल्फेट की बात करते हैं तो पोटेशियम सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4। क्या होता है, K2SO4। तो इसके अंदर पोटेशियम हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना कितना, एक पोटेशियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के अंदर 2 पोटेशियम के एटम होंगे, 1 सल्फर का एटम होगा और 4 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। बेटा मोलर मास बोले, मॉलिक्यूलर मास बोले, फॉर्मूला मास बोले, सब एक ही कहानी है, कुछ भी अलग अलग नहीं होता है, ठीक है। तो आइए जरा देख लेते हैं जल्दी से। अब मोलर मास की बात करें तो पहले बोला है C2H2 का, तो C2H2 का मोलर मास कोई दिक्कत नहीं। कार्बन का 12, 2 है तो 2 प्लस हाइड्रोजन 1 होता है, 2 है तो 2, तो 24 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो एथाइन बोलते हैं इसको, एथाइन बोले या एसिटिलीन गैस भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एसिटिलीन गैस है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। 10th में पढ़ाएंगे आपको, या 10th में भी, आजकल तो खैर ज्यादा नहीं है, 11th में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको। एथाइन C2H2 एसिटिलीन गैस है, ठीक है। अगला जो आता है सल्फर मॉलिक्यूल है, तो सल्फर मॉलिक्यूल का वेट कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर वेट। तो क्या हो जाएगा, सल्फर का होता है 32, 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24, 125 तो 256 आ जाएगा, है ना। तो P4 है, तो इस तरह से हाइड्रोक्लोर सबका कैलकुलेट हो जाएगा, मैं आपको सिखा चुका हूं पहले भी। व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो किसी भी चीज का 1 मोल लिया जाए तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 मोल मतलब उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर। एटम है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा। तो 1 मोल का मतलब कितना हो जाएगा, 14 ग्राम सोडियम लिया गया। अगर 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम लिए गए तो 1 मोल का होता है मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, या एटॉमिक, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 27 होता है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक, देखो दिया भी है 27, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक वेट 27 होता है, तो 1 मोल में 27 ग्राम, 1 मोल में 27, तो 4 मोल में 4 × 27 ग्राम, कोई दिक्कत की बात थोड़ा ना, मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, तो 10 मोल, तो 1 मोल का उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे रटा तो है नहीं, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 23 × 2 प्लस सल्फर 32, ऑक्सीजन 3 होता है, यानी है तो 3 × 16,
23 टू जा 46 प्लस 32 प्लस 16 सुलतियाँ 48, जोड़ो 8 2 10 6 16, कैरी 1 4 4 8 3 11 1 12 126। तो 1 मोल का हो जाएगा 126 ग्राम, 10 मोल का इंटू 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 1260 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फाइड। सल्फाइड नहीं सल्फाइड, सल्फाइड होता तो एस होता सिर्फ, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, मोल्स में कन्वर्ट करना है तो जितना भी वेट दिया सबको उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते चलो। तो इसमें कितने मोल हो जाएंगे, 12 दिया तो ऑक्सीजन गैस यानी O2, O2 का कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, तो 32 से डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल आ गए। 20 ग्राम ऑफ वाटर मोल्स में कन्वर्ट करना है, टोटल वेट को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो जल्दी से, 20/18 तो क्या आ जाएगा 20/18 मोल्स आ जाएगा। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 22 ग्राम टोटल सैंपल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44 होता है, तो यानी कि आधा मोल आ जाएगा, हाफ मोल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नीचे फिर से दिया व्हाट इज द मास, तो जैसे ऊपर था वैसे नीचे हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है। तो इस तरह से कर डालना फटाफट। अगला देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ S8। S8 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं और लिया कितना है 16 ग्राम लिया है, तो 16 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालो तो फिर से वही कहानी, टोटल मास दिया तो पहले मोल निकाल लो, तो 16 ग्राम में कितने मोल होंगे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड हो, तो सल्फर S8 है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 32 इंटू 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 20, 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 256, तो 256 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन गया, ये मोल्स बन गया। डिवाइड कर दो 16 16 जा हो जाएगा, तो 1/16 मोल्स आ गए। अब पूछा क्या है इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मोल में एक मोल में 6.022, तो इतने में तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे किसके सल्फर के। अगर हम कितना ले लें 16 ग्राम S8 ले लें। आई बात समझ में, नहीं आई। अब बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। अब देखो आयन बोले या कुछ भी बोले, मोल कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आइए लास्ट क्वेश्चन है, आराम से कर लीजिए इसको। देखिए क्या बोला है, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन एटम, सब एक ही बात है। किसमें 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब Al2O3। तो भैया Al2O3 में एल्यूमिनियम पूछा है, तो आपको अब याद करिए, मैंने आपको कौन से बताया था लास्ट लेक्चर पे, जस्ट लास्ट वीडियो देखिए, आई बटन पे क्लिक करिए, लास्ट में पढ़ाया था मैंने क्वेश्चंस कराते समय, बीच में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। तो इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, लेकिन पूछे क्या है एल्यूमिनियम कितने होंगे, कितने एटम्स ऑफ या आयंस ऑफ एल्यूमिनियम होंगे। तो पहले ये तो निकालो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मतलब मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसके निकालने तो क्या करेंगे पहले मोल में, तो 0.051 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले इसका वेट निकालना पड़ेगा। 27 इंटू 2 प्लस 16 3 जा 48, 14 जहाँ से लगाएगा चले 5 4 1 प्लस 48 8 4 12, कैरी 1 5 4 9 1 10, 102 कितना आ गया 102। तो 102 मॉलिक्यूलर वेट से में डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने आ गए 3 जीरो लगाने पड़ेंगे, 51 2 जा, तो यानी कि 0.5 इंटू 10 की पावर 3 मोल्स आ गए। अब इतने मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो 6.022 इंटू, क्योंकि एक में होते हैं 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो इतने मोल में तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर 23, नहीं 10 की पावर 3 है, सॉरी 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएंगे इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे किसके Al2O3 के। इतनी बात समझ में आई, मल्टीप्लाई करना हो कर लो, तो 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 कैरी 11, तो 11 ये हो जाएगा, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितने 3 और 1 4 नंबर के बाद डेसिमल, तो 1 2 3 4, तो 3.011 कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10 की पावर 23 और 3 ऐड हो जाएंगे 26 आ जाएगा।
तो यानी कि हमसे बोला है 3.011 इंटू 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। अब बताओ हमसे लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल नहीं पूछा इन्होंने ये पूछा कि एल्यूमिनियम के कितने आयन्स होंगे। तो सीधी बात अब वही कॉन्सेप्ट आता है कि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम है, तो इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि नहीं कर दें, तो जाएगा 2 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 26 एल्यूमिनियम एटम आयन जो मर्जी हो बोल दो, तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 0 0, तो यानी 6.022 इंटू 10 पावर 26 एल्यूमिनियम एटम्स या फिर आयंस होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा, इसमें ऑक्सीजन के कितने आयंस होंगे या ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे, तो इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 3 ऑक्सीजन है, तो इतने एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन निकल आएंगे, तो 3 इंटू 3.011 इंटू 10 की पावर 26 हो जाएगा। तो इस तरह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं और ये चैप्टर हम लोग का फाइनली क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़िए। हमने इसमें पूरे सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे अपलोड किए हैं और आई होप कि इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और अगर आप सारे लेक्चर्स लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आप सही से समझते हैं तो आप फुल स्कोर अपने स्कूल में कर पाएंगे। और फिर अब हम लोग मैथ्स स्टार्ट करते हैं, अगले नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग सर्कल्स स्टार्ट करेंगे। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑल फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल।